हेलो। सभी को राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए, आज जो हमें भाई करंट अफेयर पढ़ेंगे वो भी कब का भाई, 18 जून का। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सभी ध्यान से पढ़ें। क्या है पहला क्वेश्चन? ब्रिटेन में नए नोट जारी हो गए हैं, इस पर अब किसकी तस्वीर छपी गई है? ब्रिटेन में नए कोई है जो है वो नोट जारी हो गए हैं, उस पर किसी नई व्यक्ति की जो है तस्वीर छप रही है। तो वो ऑप्शन है आपके सामने, किसकी छपी है ये आपको बताना है। एलिजाबेथ, दूसरा है किंग चार्ल्स, तीसरा है जॉर्ज फिफ्थ, और चौथा है एडवर्ड द एल्डर। बताइए इसका आंसर, अगर किसी को पता है तो इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है किंग चार्ल थर्ड। क्या है इसका आंसर? क्या है? किंग चार्ल थर्ड जो है वो ब्रिटेन के नए नोट जारी हो रहे हैं, उस पर इनकी तस्वीर होगी। और इनका जो है भाई देखो ये फोटो, ठीक है, और ये नया नोट जारी हुआ है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नई मुद्रा के प्रचलन से किंग चार्ल्स तृतीय बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोटों का चेहरा बनने वाले दूसरे ब्रिटिश सम्राट बन गए हैं। ये ब्रिटिश हैं, क्या नाम है इनका? किंग चार्ल्स थर्ड। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोट पर तस्वीर के रूप में चयनित किया गया है। और ब्रिटेन के जो है नोट परिवर्तित हो गए, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पहले बैंक नोटों की किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोटों से बदल रहा है। पहले किसका था? क्वीन है वहाँ की एलिजाबेथ, क्या नाम है, एलिजाबेथ जो है, उन पर पहले जो नोट थे उन पर एलिजाबेथ की फोटो होती थी। अब जो है किंग चार्ल्स थर्ड की फोटो हुआ करेगी। अब ये बदलवा रहे हैं लोग, बाग उसको चेंज करा रहे हैं। लोग 30 जून से तक अपने पुराने नोटों को नए नोट में बदल सकते हैं। 30 जून तक इसकी लिमिट है, ठीक है। 30 जून तक इस ब्रिटेन में इन नोटों को, जो एलिजाबेथ वाले फोटो वाले जो नोट थे, उसको बदलवाने के लिए 30 जून तक की लिमिट है। चलिए, जिसकी सीमा 300 पाउंड है। कहाँ भाई? 300 पाउंड है, ये ब्रिटेन की मुद्रा है। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड। तो जो वो 300 पाउंड, उसकी एक लिमिट है कि इतने तक आप नोट बदलवा सकते हैं। देख लीजिए किसी किसी घर में रखे हो ऐसे एलिजाबेथ वाले ब्रिटेन के, तो आप बदलवा आए, ठीक है। सभी लोग जाएं अपनी अपनी अटैची में जो छुप रहे होंगे ब्रिटेन के कोई ऐसे नोट, तो आप निकाल लाएं, ठीक है। मजाक कर रही हूँ, नहीं तो सही में ढूंढने लगे हैं कुछ लोग, तो महान होते हैं। किंग चार्ल्स जो है भाई, उनका जन्म कब हुआ था? जन्म जो है भाई 14 नवंबर 1948। कब हुआ था? 1948 में किंग चार्ल्स का जन्म हुआ था। ब्रिटेन की राजधानी हम सबको पता है लंदन है। इसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं। और इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है, और भाषा क्या है? अंग्रेजी। क्या है भाषा इसकी? अंग्रेजी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण तीन जल विद्युत परियोजना की हेड रेस सुरंग का उद्घाटन किया है। कहाँ पर हुआ है ये आपसे पूछा गया है। क्या है? अरुण 3। अरुण 3 जो है वो एक जल विद्युत परियोजना है, वो कहाँ पर प्रारंभ हुई है, कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। ये एक सुरंग करके एक परियोजना है, सुरंग बनाई जा रही है, रेस सुरंग। ये कहाँ पर बनाई गई है? और इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। पहला है भूटान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है नेपाल। क्या आंसर इसका? नेपाल। चलिए, नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल के अरुण 3 जल विद्युत परियोजना में हेड रेस सुरंग का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है भाई? ये किया जा रहा है पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये काम किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये है सतलज जल विद्युत परियोजना, उस निगम के द्वारा ये चलाया जा रहा है। सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा, इसका फुल फॉर्म क्या है? सतलज जल विद्युत निगम जो है उसके द्वारा कौन सी कंपनी के सहयोग से? पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से जो है नेपाल में ये अरुण 3 करके ये परियोजना है, जल विद्युत विषय इसका है, उससे संपन्न किया जा रहा है नेपाल में। चलिए, वर्तमान में जो है SJVN नेपाल में अरुण नदी
बेसिन पर 2200 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। ये 3 परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेगा। ये जो अरुण नदी के बेसिन पर भाई कितने मेगावाट का होगा, ये 2200 मेगावाट का ये परियोजना कंप्लीट होगी। अब नेपाल की राजधानी आप सभी को पता है काठमांडू, मुद्रा क्या है रुपया, और इसके जो भाई राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। क्या नाम है, रामचंद्र पौडेल जो है इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, पुष्प कमल, और इनको हम क्या शॉर्ट उसमें बोल सकते हैं, प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड। चलिए याद रखें इसको। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 5 जून 2024 तक देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, जो भाई 2024 में रामसर स्थल जो हैं वो कितने हो चुके हैं आपको पता होना चाहिए। पहले कितने थे और अब कितने बढ़ गए हैं ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो इसके ऑप्शन जो आपके सामने है 75, दूसरा है भाई 80, तीसरा है 82, फिर है 85। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए इसका जो आंसर है वो है 82। क्या है इसका, 82। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए और इसको रट लीजिए। अभी जो पढ़ रहे हैं तुरंत इसको पढ़ते ही जाइए और इसको बिल्कुल याद कर लो, कंटेस्ट कर लो कि 2022 में जो है अभी तक का रिकॉर्ड जो है रामसर भूमि कितनी हो गई है, 82। कितनी रामसर भूमि हो गई है, 82 रामसर भूमि कंप्लीट हो गई है। अभी 2 और बड़ी हैं, पहले 80 थी, अभी बिहार की 2 और बड़ी हैं वो हम पढ़ते हैं। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस जो हम 5 जून को मनाते हैं 2024 पर बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य, एक तो नागी पक्षी अभ्यारण्य है, दूसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये जो को महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि को वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। अब हमने ये देखा, ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों जो है बिहार में है, तो हमको जो याद करने में है वो आसानी होगी। तो पहली कौन सी है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा जो है नकटी, क्या है भाई, नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये नकटी तो आपको याद हो जाएगा, अपन बोलते हैं ना कितनी नकटी है, तो ऐसे याद कर लो नकटी पक्षी अभ्यारण्य, और एक नागी, नागा बाबा हम जिसको बोलते हैं, हम ऐसे याद कर लो नागी। ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो बिहार में है, और इन दोनों को जो है आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। रामसर भूमि में इनको सूची में सम्मिलित किया गया है। बिहार की ये दोनों स्थल हैं, और ये मानव निर्मित जलाशय हैं। ये जो जलाशय हैं हमने दोनों जो पढ़े हैं वो मानव निर्मित हैं। चलिए ये नवनामित और रामसर स्थल बिहार के जमुई जिले के झांझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। ये मानव निर्मित जलाशय हैं, और ये कहाँ पर है, बिहार के जमुई जिले में। कौन से जिले में, बिहार के जमुई जिले में ये झांझा वन क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। चलिए दोनों पक्षी अभ्यारण्य कुल 544.37 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। कोई आवश्यकता नहीं है इसको याद करने की, ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इससे देश में रामसर स्थलों की संख्या जो है 82 हो गई है। कितनी हो गई, 82 जो है इसकी संख्या हो चुकी है। चलिए इसको अच्छे से याद रखें। रामसर जो है भाई ईरान का एक क्षेत्र है। कहाँ पर भाई, ईरान का एक क्षेत्र है। यहाँ पर एक कन्वेंशन होता है, ठीक है, जो आर्द्र भूमि के लिए कन्वेंशन किया जाता है, ईरान में किया जाता है, और ये आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है भाई ये क्यों किया जाता है, और आर्द्र भूमि होती क्या है, आर्द्र भूमि जो है भाई स्थल और जल के बीच में जो है एक क्षेत्र होता है दलदली। दलदली एक क्षेत्र होता है, स्थल और जल के बीच में एक स्थल होता है दलदली वाला क्षेत्र। इसमें क्या होता है, जैव विविधता अत्यधिक होती है, इसमें जीवन की संभावनाएं बहुत होती हैं, इसलिए इसको संरक्षित करके रखा जाता है। तो ईरान में जो है कन्वेंशन हुआ था रामसर स्थल पर, एक स्थान है ईरान में रामसर, वहां पर सम्मेलन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। तो जो है उसको हम एक हेडलाइन दे देते हैं, रामसर कन्वेंशन वहां पर हुआ था, और ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान में किया गया था। चलिए तो इसकी संख्या अब रामसर भूमियों की कितनी हो गई है, 82। इसको अच्छे से याद रखें। चलिए हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है विक्टर ग्लोवर, दूसरा है क्रिस्टीना कोच, तीसरा है रियाना बरनाबी, चौथा है ओलेग कोनोनेको। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या है, और जो एक अंतरिक्ष में 1000 दिन कंप्लीट करके आए हैं उनका नाम क्या है। इनका नाम है ओलेगो कोनोनेको, जो है इनका नाम है, ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है ओलेग, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए ये
एक रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये रूस के हैं। ये कहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं? ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने जो है अंतरिक्ष में 1000 दिन रहकर आए हैं। चलिए, कौनों ने का ISS अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए वर्तमान मिशन 15 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। ये जो मिशन हुआ था इनका, कोलेक का, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं उनका मिशन कब शुरू हुआ था? 15 सितंबर 2023 को, और शुरू हुआ भाई और 23 सितंबर 2024 को समाप्त होने की योजना है। अभी ये सितंबर में समाप्त होगा 2024 में, तो कब होगा भाई? सितंबर में ही चालू हुआ था 2023 में और सितंबर में ही खत्म होगा। 15 सितंबर से शुरू हुआ 2023 से, और भाई लास्ट कब होगा? 23 सितंबर 2024 को ये योजना लास्ट होगी, जिसमें कक्षा में बिताए गए उसके कुल दिनों की संख्या जो है 1110 हो जाएगी। ये जो समय कंप्लीट होगा 23 सितंबर 2024 तक, समय जब तक कंप्लीट होगा, तो इन्होंने जो समय बिताया है वो कितना हो जाएगा? कितने दिनों का समय बिता लिया है इन्होंने? 1110 दिनों का रिकॉर्ड बनाया है। इनका पहला ISS के लिए एक्सपीरियंस जो है भाई 17 था, जो अप्रैल 2008 में लॉन्च हुआ था। क्या है इनका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है इन्होंने पहला लॉन्च किया था एक्सपीडिशन जो है 17, एक्सपीडिशन 17 जो है वो इन्होंने लॉन्च किया था 2008 में। कुल मिलाकर कौनों ने को ISS के लिए 5 अलग अलग मिशनों पर गए हैं। ये जो है स्टेशन, स्पेस स्टेशन के लिए इन्होंने 5 अलग अलग मिशन में भाग लिया था। ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं, इसको अच्छे से याद रखें। चलिए, अब 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है 7 जून, दूसरा है 5 जून, फिर है 3 जून, फिर है 2 जून। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? और इसका जो आंसर है वो है 7 जून। क्या है? 7 जून इसका आंसर है। विश्व खाद्य दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष में विषय वस्तु क्या है? इस वर्ष की खाद्य जो प्रसंस्करण का जो दिवस मनाया जा रहा है वो कब मनाया जा रहा है? वो मनाया जा रहा है 7 जून को। और इसका विषय या थीम क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। फूड सेफ्टी प्रियर फॉर अनएक्सपेक्टेड है इसकी ये थीम है, इसको याद रखें, ठीक है। प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड इसकी इस दिवस की जो है वो हम थीम रख रहे हैं। चलिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। ये जो दिवस है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो हम 7 जून को मना रहे हैं। ये किसके अनुशंसा पर मनाया जाता है? ये दो लोगों की, दो संस्थाओं की अनुशंसा पर मनाया जाता है। WHO और भाई किसकी? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों संस्थाओं की वजह से जो है इसकी अनुशंसा पर ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भाई क्या है ये? खाद्य एवं कृषि ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO को क्या बोलेंगे? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इसकी अनुशंसा पर यह मनाया जाता है। 2016 में जो है भाई FAO और WHO ने खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने के लिए सहयोग किया था। 2016 में इन्होंने सहयोग कहा था कि इस दिवस को मनाया जाए, और 2018 में यह निर्णय लिया गया कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस घोषित किया जाना चाहिए। ये 2016 में इनका निर्णय था, इनकी अनुशंसा, इनकी मत रखा गया, और 2018 में ऐसा निर्णय लिया गया कि भाई 7 जून को हम ये दिवस मनाना शुरू करेंगे। तो 2018 को ये दिवस मनाना शुरू हो गए थे। चलिए, अब क्या है भाई 6वां क्वेश्चन कि हाल ही में गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है आलोक शुक्ला, दूसरा है पूर्णिमा देवी बर्मन, तीसरा है प्रभा वर्मा, फिर चौथा है आपके सामने सिद्धलिंगा पंत सेट्टी। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो सिद्धलिंगा पंत सेट्टी जो है वो, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ लेखक, ये क्या है? ये लेखक के रूप में अपने समाज में प्रतिष्ठित है।
सिद्धलिंगा पत्तसेट्टी को 2024 में प्रतिष्ठित गुड्डलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुड्डलेपा हल्लीकेरी। इसको अच्छे से याद रखें, ये कर्नाटक से संबंधित है। ये जो व्यक्ति हैं कर्नाटक से संबंधित हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। ठीक है, इनकी याद में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार 2024 का पुरस्कार ये किसको मिला है? सिद्धलिंगा। किसको मिला है? सिद्धलिंगा को ये मिला है। यह 19वां पुरस्कार है। ये कौन सा संस्करण है पुरस्कार का? 19वां। और गुड्डलेपा हल्लीकेरी की जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रदान किया जाता है। इनकी जयंती हम मनाते हैं आज के दिन, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में 25,000 रुपये की नगद राशि और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इस पुरस्कार में 25,000 रुपये दिए जाते हैं और एक स्मृति चिन्ह या कुछ प्रमाण पत्र या दिया जाता है। बीरन्ना चेरी, बीरन्ना चेरी जो है वो कौन है, हम देख लेते हैं। गुड्डलेपा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के वरिष्ठ ट्रस्टी हैं। ये जो है इस पुरस्कार को लेकर जो भी काम किया जाता है, इस संस्था को लेकर जो भी काम किया जाता है, उसके ट्रस्टी या मैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या है? बीरन्ना चेकी। याद रखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। बीरन्ना चेकी इसके ट्रस्टी हैं। चलिए, 7वां क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है यूएई, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है ब्राजील, फिर है बांग्लादेश। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है हमने ये पढ़ लिया है। इसका जो आंसर है भाई सिंगापुर। सिंगापुर में ये जो है समारोह कंप्लीट हुआ है, ये बैठक जो है कंप्लीट हुई है। एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक ये किस उद्देश्य से की जाती है? एशिया प्रांत का जो भाई क्षेत्र है उसको सुरक्षा के मद्दे नजर रखते हुए उस पर एक बैठक की जाती है। 21वां संस्करण है, ये 21वां संस्करण की बैठक हुई है। इसको याद रखें। सांगरी लाल वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो है वो 2 जून 2024 को सिंगापुर में संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? 2 जून 2024 को, जून में ही संपन्न हुआ 2 जून को। और ये जो कहाँ पर संपन्न हुआ? सिंगापुर में। ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए, 31 मई से 2 जून तक सांगरी ला होटल में आयोजित हुआ था। कब से? 31 मई से 2 जून तक। ठीक है, 31 मई 2 जून से जो 2 जून तक जो है ये बैठक या जो सम्मेलन चला वो कौन सी होटल में चला? उसी नाम पर है, सांगरी ला होटल। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसी के नाम पर है, इसलिए हम याद कर लेंगे। संवाद में दुनिया भर में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सुधार, चुनौतियों पर चर्चा की गई और नए दृष्टिकोण की खोज की गई। मेरी इससे एक सरल चीज उससे सुन ले, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सम्मेलन हुआ वो सिंगापुर में कंप्लीट हुआ। 31 मई 2024 से लेकर ये 2 जून 2024 तक ये कार्यक्रम चला। ठीक है, और इसमें जो है पूरे वर्ल्ड से जो है 100 वरिष्ठ प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इसका विषय क्या था? इस बैठक का विषय ये था कि एशियाई प्रांत में जो है सुरक्षा के हम कैसे साधन बढ़ा सकते हैं। सुरक्षा संबंधी जो वार्ता हुई वो इस बैठक में हुई। कहाँ पर? सिंगापुर में। चलिए, इसकी जो राजधानी वो है सिंगापुर ही। इसकी जो मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। उसके प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग। क्या नाम है? लॉरेंस बोंग जो है इसके प्रधानमंत्री हैं, ये आप याद रखें। चलिए, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? ये जो 18वां लोकसभा चुनाव है उसमें कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं 70, 78, 74, 79। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है भाई 74। 74 जो है इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं का चयन किया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में 74 महिलाएं जीती हैं। लोकसभा चुनाव में जो है 74 महिलाएं विजय हुई हैं। चलिए ये याद रखें। जो 2019 में चुनी गई 78 से कम है। 2019 में जो 17वां लोकसभा चुनाव हुआ था, ये 18वां चुनाव है। लोकसभा चुनाव 2024 में संपन्न कराया गया और 2019 में जो संपन्न कराया गया वो 17वां लोकसभा चुनाव था। उसमें जो है 78 महिलाएं विजय हुई थी। अब जो कमी आई है अब कितनी है? 74 महिलाएं विजय हुई हैं। इसमें से 16% जो है
महिला सांसद 40 वर्ष से कम उम्र की हैं। इसमें से जो है 16% जो है सांसद हैं और वो 40 वर्ष से कम है, मतलब युवा जो है वो इस बार उभर के आई हैं। 41% महिला सांसद पहले भी लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। पहले भी कुछ महिला ऐसी हैं जो दोबारा विजयी हुई हैं, पहले भी 2019 में विजयी रहीं और दोबारा विजयी हुई हैं, वो 41% है। ठीक है, चलिए कुल 797 महिलाएं उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। ठीक है, कितनी 797 महिलाओं ने जो है वो चुनाव लड़ा था और भाजपा में सबसे अधिक महिलाओं ने जो है 69 को टिकट दिया था। भाजपा सरकार सॉरी जो भाजपा जो एक दल है उसने सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया था, तो वो कितनी महिलाएं थी 69। ठीक है, बाकी किसी दल ने महिलाओं को इतने सारे टिकट नहीं दिए। ये अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखें। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद यह पहला चुनाव है। ये क्या है भाई, जो संसद में महिला आरक्षण जो भाई विधेयक पारित हुआ था उसके बाद ये लोकसभा का पहला ऐसा चुनाव है कि जो मतलब महिला इसमें विजय हुई हैं। चलिए 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक 78 थी। ठीक है, 17वीं लोकसभा हमने ये पढ़ लिया है कि 78 थी, अब कम हो गई है। पहली और दूसरी लोकसभा में 24 महिलाएं सांसद थी। ठीक है, बस इसमें इतना याद करने की आवश्यकता है कि भाजपा ने इस बार जो है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया था 69, और इस बार जो महिलाएं विजयी हुई हैं 74 महिलाएं जो हैं लोकसभा चुनाव में विजयी हुई हैं। ये 18वां लोकसभा चुनाव था और जो है 2019 में 17वां लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें 78 महिलाएं विजय हुई थी। चलिए, और महिला आरक्षण विधेयक जो पारित हुआ उसके बाद जो है पहला लोकसभा चुनाव ये 2024 में कंप्लीट हुआ है। सभी को पता है महिला आरक्षण बिल जो है विधेयक जो है वो हमारा पारित हुआ था। नवा क्वेश्चन है, शेख सबा खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला कुवैत, दूसरा ईरान, तीसरा है पाकिस्तान, फिर चौथा है आइसलैंड। बताइए इसका आंसर क्या है? और इसका जो आंसर है आप सभी इसको देख के शायद आंसर बता सकते हैं। कुवैत। क्या है भाई? कुवैत जो है इसके प्रधानमंत्री बने हैं या बनने वाले हैं। कुवैत के शासक अमीर शेख मेशाल, अभी जो शासक हैं वो क्या नाम है उनका नाम? अमीर शेख मेशाल ने गद्दी संभालने की करीब 6 महीने बाद देश के नए युवराज की घोषणा कर दी थी। नए युवराज यानी जो अपने हम पढ़ के आए जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मिशाल या मेशाल जो है उनका नाम घोषित कर दिया था। किसने? जो उस कुवैत के शासक थे उनका नाम क्या था? अमीर शेख मेशाल। ठीक है, 2 सेकंड रुकिएगा। हाँ हाँ सॉरी, अभी जो शासक थे वो मेशाल है और अब जो प्रधानमंत्री बनेंगे उनका नाम क्या है? सबा खादिल अल सबा। इन युवराज का नाम उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था। 71 वर्षीय शेख सबा के पहले देश में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये जो है भाई सबा वो विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और पहले पूर्व में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब इनको दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किया जाएगा। 83 वर्षीय शेख मिशाल ने कहा है कि व्यापक राजधानी अव्यवस्था के बीच संसद को 4 वर्ष के लिए भंग कर दिया था। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। कुवैत में विश्व का 6वां सबसे बड़ा ज्ञात भंडार तेल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, बाकी कुछ याद नहीं करना। मेरा क्या एक दायित्व है आपको कि ये जो पेज में जो लिख रहा है मुझे सारा पढ़ाना है। बाकी जो जो मोस्ट है वो आपको छांट के अलग से लिख लेना है। पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको ये याद रखना है। कुवैत के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? सबा खालिद अल सबा। क्या नाम है? शेख सबा खालिद अल सबा। ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि कुवैत में विश्व का 6वां ज्ञात, ठीक है, विश्व में 6वां ज्ञात तेल भंडारण कहाँ है भाई? कुवैत में। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसकी राजधानी का नाम क्या है? कुवैत शहर, कुवैत ही इसकी राजधानी है कुवैत। और मुद्रा क्या है? कुवैती दीनार। इसको याद करने में तो कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए ना, कुवैती दीनार। चलिए अब ये 10वां क्वेश्चन है वो आपके लिए रिवीजन है और हमने बहुत बार, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये रिवीजन के लिए आपके लिए रख दिया है और आप सभी को इसका आंसर पता है।
क्या है क्वेश्चन, हम देख लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है। इसके ऑप्शन जो है वो है आपके सामने, इसका ऑप्शन भी मत लीजिए, इसका आंसर सीधा है जेनी एरपेनबेक। क्या है, जेनी एरपेनबेक को जो है 2024 का बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी एक पुस्तक है कैरोस, क्या नाम है, कैरोस, कैरोस इनकी एक पुस्तक है, इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति है हॉफमैन, क्या नाम है, इसका अनुवादक किया है किसने, माइकल हॉफमैन जो है, इनको बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महिलाओं में किसको प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है जेनी एरपेनबेक। क्या नाम है, जेनी एरपेनबेक, इनको कैरस पुस्तिका के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जेंट्सों में या पुरुषों में किसको प्राप्त हुआ है, माइकल हॉफमैन जो है, उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बुकर पुरस्कार जो है पहली बार पुरुष को प्राप्त हुआ है, वो पहले पुरुष कौन है, माइकल हॉफमैन। 2024 का बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। बुकर पुरस्कार जो है वो अंग्रेजी भाषा के साहित्य के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में जो जितना अच्छा साहित्य प्रदर्शित करता है उनको ये बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। और ये जो हमने ये जो जेनी एरपेनबेक पढ़ी है वो जर्मन लेखिका हैं। कहाँ की हैं, ये जर्मन से संबंधित है, जर्मनी से संबंधित है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।